नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में पैसा कमाने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर शिकंजा कसते हुए महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप समेत 22 इलीगल सट्टेबाजी ऐप्स को बैन करने का आदेश जारी किया है। लेकिन इनमें से महादेव ऐप पर बैन को लेकर घमासान मच गया है। ये ऐप सियासी जंग का हथियार भी बन गया है, जिसका छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप में सीएम भूपेश बघेल का नाम भी जुड़ गया है। वहीं भूपेश बघेल ने इस पर सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि वे कई महीनों से सवाल पूछ रहे हैं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप को केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है। ये लोग अपने कस्टमर को एपीके भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। और इधर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास इन ऐप्स पर बैन लगाने की शक्ति थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ऐसे ऐप्स पर बैन के लिए ईडी की तरफ से सिफारिश की गई और फिर सरकार ने जरूरी कार्रवाई की है। देखिए, 1.5 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक पावर है उनके हाथ में कि वो अगर कोई इलीगल ऐप्स उनके पास जानकारी है वो बताएं सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हम ब्लॉक कर सकें। उन्होंने 1.5 साल से कुछ नहीं किया। कुछ भी वो कहते हैं चिट्ठी लिखा, मुझे नहीं मालूम किसको चिट्ठी लिखा है। झूठ बोल रहे हैं। उनको इसको खींचना था, इस इन्वेस्टिगेशन को, ताकि वहाँ उनसे पैसा ले। उनको 508 करोड़ पैसे मिले हैं इस ऐप से। क्यों मिले हैं ये वो बताएं। ये बताएं कि 1.5 साल से क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक इलीगल ऐप है, 5 मिनट का तो काम है कि वो इलीगल ऐप है जानकारी मिलने के लिए। उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को इतना 1.5 साल क्यों खींचा वो बताएं। काफ़ी सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज निकले हैं, वो उनके सवाल भूपेश बघेल जी ही बता सकते हैं। हमारे सरकार ने कल ईडी ने जो पहली बार इस ऐप्स के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्लॉक करने में, हमने दोपहर तक उसको पूरे के पूरे 22 ऐप्स को हमने ब्लॉक कर दिया। महादेव ऐप मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इनको कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है। ये सब पर आरोप लगा रहे हैं, वो किसको छोड़ रहे हैं, सुनिए। उन्होंने कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है। और उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। जो एलिगेशन लगा रहे हैं 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सबको लगा रहे हो, किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। पर क्या आपको पता है जिस ऐप को लेकर यह घमासान छिड़ा हुआ है वह महादेव ऐप आखिर है क्या? एक ऐसा गेम जिसमें मुकाबला तो होता था, लेकिन फैसला पहले से ही तय हो जाता था कौन हारेगा। हालांकि हारने वाले को पता नहीं चलता था, क्योंकि गेम का पैटर्न ही ऐसा था। यानी जब तक कंगाल नहीं करते थे तब तक जाल में फंसा कर रखते थे। महादेव ऐप के जरिए दुनिया भर में लोगों को चूना लगाने के पीछे केवल 2 मास्टरमाइंड है, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। इन दोनों ने ही मिलकर इस ऐप को शुरू किया था। दोनों ने मिलकर कोरोना काल में सट्टेबाजी के लिए यह ऐप बनाया। यह ऐप सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए, क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज चरम पर है। बच्चे युवा से लेकर बुजुर्ग इसकी गिरफ्त में हैं, जिसे महादेव ऐप जैसे ठगों की दुकानें चल पड़ी। अब ईडी की जांच में कई खुलासों के बाद केंद्र सरकार ने इस ऐप पर और अन्य कई सट्टेबाजी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार की यह बड़ी कार्रवाई क्या राजनीति से प्रेरित है, या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सट्टा के जरिए सत्ता हासिल करने की जोड़ तोड़ में जुटी थी? जनता की संपत्ति को लूटने वाले ऐसे अवैध सट्टेबाजी पर रोक लगना कितना जरूरी है? इन सब मुद्दों पर आज बात होगी। और बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, कांग्रेस प्रवक्ता हैप्पी गोगोई, आपके प्रवक्ता गुरप्रीत सिंह
और कॉलमनिस्ट अशोक राय भी हमसे जुड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने तमाम पैनलिस्ट का और सबसे पहले रुख करना चाहूँगी प्रमोद स्वामी का। जी प्रमोद स्वामी, केंद्र सरकार ने जो ये बड़ा एक्शन लिया है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरह का एक बड़ा एक्शन लिया जाता है। विपक्ष ईडी पर भी सवाल उठा रही है, क्यों कार्रवाई होती है, और कह रही है कि कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, कहिए। हेलो जी प्रमोद स्वामी जी कहिए। ये शुभम सोनी जी हैं। शुभम सोनी जी ने एक वीडियो अपलोड किया है जो महादेव बेटिंग ऐप के मालिक है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भूपेश बघेल जी को 5.39 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने भूपेश बघेल जी को दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से वीडियो बना करके ये बात कही है। और उन्होंने कहा कि जब उनके जो संपर्क है भूपेश बघेल जी से, उनके पुत्र से और एक IAS ऑफिसर का भी नाम उन्होंने लिया है, उनके थ्रू उनके जो संपर्क जो बने हैं, तो उसकी अभी ईडी जांच कर रही है। तो अगर भूपेश बघेल जी अगर निर्दोष है तो वो उस जांच से वो क्लीन होकर निकल जाएंगे, उसमें हाय तौबा मचाने की क्या बात है। और अगर ये लेन देन एस्टेब्लिश होता है जिसकी जांच हो रही है, तो निश्चित रूप से नैतिक आधार पे, मॉरल आधार पे और उनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो जनता की अदालत में भी ये मुद्दा जाएगा, जनता भी इसके ऊपर में अपना जनादेश देगी। और उन्होंने जो एक भूपेश बघेल जी ने जो एक चैलेंज दिया था कि इस ऐप को जो है उनको प्रतिबंध लगा के दिखाए, तो उस प्रत्याहान को केंद्र सरकार ने ग्रहण किया है और 20-22 जो ऐसे ऐप थे उनके ऊपर में प्रतिबंध भी लगा है। तो ये जो सारे जो आरोप हैं वो अपने आप में भूपेश बघेल जी की जो सच्चाई है वो बयान करते हैं और हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जांच चल रही है। जांच के बाद में दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाए। बिल्कुल। हैप्पी गोगोई जी का मैं रुख करूंगी। चैलेंज, जिस तरह प्रमोद स्वामी ने कहा, चैलेंज को स्वीकार किया और केंद्र ने ये बड़ी कार्रवाई कर दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम जो इस ऐप को बंद करने के लिए वो अनुरोध कर सकते थे, ये सरकार कह रही है कि छत्तीसगढ़ के सीएम के पास ये अधिकार था कि वे इस ऐप को बंद कर सकते थे, लेकिन ऐप को बंद नहीं किया गया। और अब ईडी की सिफारिश पर केंद्र सरकार जब ये कार्रवाई करती है तो ऐतराज़ क्यों? नमस्कार जी, आज इनवाइट करने के लिए। जी बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर देना चाहिए। तो आज मुझे ये बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है सुन के, और मुझे आई कैन समवेयर रिलेट कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो भाजपा गवर्नमेंट है, उनको अभी दिख रहा है कि उनके हाथों से छत्तीसगढ़ जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि सीधी उंगली से लोग मतदान करने नहीं जाएंगे और बीजेपी लोगों को नहीं देंगे। तो वो लोग सोच रहे हैं कि उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर दूं, और टेढ़ा करने के लिए उनके लिए सबसे बढ़िया तिगड़म है आपका ये जो ईडी और सीबीआई। उन लोग का यही वाला है। अब यही ईडी और सीबीआई लगा के ये लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ मतलब जीत जाए, लेकिन ये उन लोग के लिए सपना ही रहेगा। अब रहे बात आपका भूपेश बघेल की, आप लोग को पता है शायद 1.5 साल से ये जो आपका महादेव बुकिंग ऑनलाइन या और भी सारे ऐप है, इसमें थोड़ा 1.5 साल से थोड़ा जांच हो ही रहा था। उन्होंने भूपेश बघेल ने ये बताया भी था, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये थोड़ा सा हैरानी होती है थोड़ा सा जानने में कि इतना साल तक, जब ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है आपका बीजेपी सरकार को, 10 साल चलो छोड़िए, मैं 5 साल की बात करती हूँ। 5 साल तक ये आपका सरकार क्या कर रहे थे जो अचानक उन लोग को, अभी सेंट्रली भी उन लोग को एकदम दिमाग में आ गया। उन लोग को लग रहा है कि अभी महादेव ऐप हो रहा है, पैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे, फलाना ढमकाना सब कुछ बोल रहे हैं। ये 5 साल तक, अभी आज जैसे 2 दिन पहले इन लोगों ने बोला कि ये महादेव ऐप अच्छा नहीं है, बुरा है, भूपेश बघेल इसमें पैसा ले रहे हैं। ये तो बोलने के लिए तो सब कुछ बोलने के लिए तो उन्होंने ये भी बोला कि अरविंद केजरीवाल ने 300 करोड़ से ऊपर ज़्यादा खा लिया, लेकिन प्रूफ तो नहीं कर पाए ना। सो बात सिंपल है, वो सबको बोलेंगे कि ले रहे कर रहे हैं, और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हम लोग भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, आसाम में भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बोलने और उसको प्रूफ करके आने में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये हैरानी यही होती है कि अचानक सिर्फ इलेक्शन से पहले ही
ईडी सीबीआई सब लगा देते हैं, उनको पता चल जाता है कि हम हमारे हाथ से जा रही है सरकार, लेकिन उसके हिसाब क्या से चुनाव के दौरान ईडी सीबीआई जिस तरह बोल रही है, क्या चुनाव के दौरान ईडी सीबीआई काम ना करे, न्यायपालिका काम ना करे? अभी अभी मुझे एक बात बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को देते, आप लोग कौन सा ईडी की बात बोल रहे हैं? अभी आप लोग हाल ही में आपको पता है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो 17 लाख का वो जो आपको पकड़ा था, 15 लाख कैश के साथ पकड़ा है। आप लोगों का जो बंदा ईडी का जो ऑफिसर है, ही गॉट कॉट इन जयपुर, तो शर्म आनी चाहिए ना। एक ईडी आप लोग बोलते हैं ईडी एकदम ये अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया काम कर रहे, तो आप उन लोग को भी बोलिए ना, आप खुद चोर है, उल्टा आप लोग बोल रहे कि हम लोग चोरी नहीं कर रहे। तो पहले अपना ईडी का आंकड़ा ठीक कीजिए, पहले ये देखिए कि खुद अब थोड़ा क्लीन रहे, उसके बाद दूसरों को बोले। तो इसलिए हमें ईडी सीबीआई से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट इंडिया अलायंस को किसी की चीज के लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 राज्यों में जो हो रहा है, जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में लोगों को पता चल जाएगा। 16.14 करोड़ जनता मतदान देंगे और उसमें से पता चल जाएगा कि क्या लोग चुनाव में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। ठीक है, हैप्पी जी, गुरप्रीत सिंह जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है इस कार्रवाई को? देखिए, ये जो गेमिंग एप्स है छत्तीसगढ़ में है और पूरे देश में कहीं नहीं है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, काफी ब्रांचेस इसके हैं, काफी ब्रांचेस हैं। हमें एक एप्स आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा, ड्रीम 11। व्हाट इज ड्रीम 11? ड्रीम 11 क्या है? ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सट्टेबाजी चलती है सरेआम। हमारे इंडियन प्लेयर्स को उसमें लिया जाता है फॉर एड्स। कितने सारे ऐप्स चल रहे हैं इंडिया में, लेकिन वाई ओनली छत्तीसगढ़? वाई ओनली, मतलब वाई? बिकॉज वहाँ पे इलेक्शंस है अभी। आप समझिए, घूम फिर के मुद्दा वहीं पे आता है। गुरप्रीत जी, केंद्र सरकार ने पहले भी इस तरह के गेमिंग एप्स पर एक्शन लिया है। अगर समय समय पर आप चाइनीज वाले थे जी, इंडियन वाले नहीं। एक्शन तो हुआ है। एक्शन कब होता है? जब उन्हें पता चलता है कि हम जीत नहीं पाएंगे। तो हमें पब्लिक को दिखाना है कि ये कांग्रेस गलत है या आम आदमी पार्टी गलत है, हम हैं राजा हरिश्चंद्र। तब जाके ये लोग दूसरे को झूठा करार करने के लिए अपने आप को अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गेमिंग एप्स सिर्फ छत्तीसगढ़ में है और इंडिया में कहीं भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं वापस वहीं आता हूँ। एक्चुअली महादेव ऐप जिसकी बात हो रही है, वो उसका तार छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इतना घमासान हो रहा है, इसीलिए उसमें ज़्यादा फोकस है मीडिया में। लेकिन बाकी जो है ड्रीम 11 है, इसका आंकड़ा आप सुनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। जितने वर्ल्ड कप में आईसीसी के वो टीवी राइट्स है, उसके 10 गुना ज़्यादा इसमें पैसे इन्वॉल्व है ड्रीम 11 में। तो ये पैसा कहाँ आ रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके जेब के जा रहा है? किसके जेब में तो जा रहा होगा। कौन इन्वॉल्व है, वो कहाँ है, वो सब, वो प्रश्न कहाँ है? वो प्रश्न को भी लेके आइए ना सामने में। वाई एक साइडेड क्यों करते हैं हम? बैलेंस है, रूल ऑफ लॉ शुड अप्लाई, सब जगह कीजिए आप। ठीक है गुरप्रीत सिंह जी, मैं अशोक राय से भी जुड़ूंगी, उनकी भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सट्टेबाजी से जुड़े ऐप, महादेव ऐप के समेत जो 22 इलीगल ऐप्स बैन किए गए हैं, उस पर अशोक राय जी से मैं प्रतिक्रिया ले लूं, उनसे प्रतिक्रिया लेना बाकी था। अशोक राय जी, कितना बड़ा एक्शन मानते हैं? अगर राजनीति से हम इधर देखें, अगर इससे हटकर देखें तो कितना ज़रूरी है, क्योंकि समाज खोखला हो रहा है इस तरह के ऐप से? जी रश्मि जी, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा। इससे पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल दूं कि महादेव बुके ऐप मामले की जांच की आंच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक हो। ईडी का दावा है कि महादेव बुके ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए। वहीं भूपेश बघेल ने भी इसे बड़ा मजाक बताया और उन्होंने एक सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं प्रमोटर, उन्होंने उनका नाम बताया। क्या वे प्रधानमंत्री का नाम बताते तो फिर प्रधानमंत्री भी क्या जांच के दायरे में आ सकते थे?
छत्तीसगढ़ में फिलहाल चुनाव होने वाला है और ओपिनियन पोल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पुनः सत्ता में वापसी का संकेत दिया और इधर भाजपा इस ताक में थी और बैठे बैठाए एक नया मुद्दा भी मिल गया और वह इस मुद्दे को जोर शोर से उठा के चुनाव में बनाना चाहती है। चुनाव के ऐन वक्त पहले इस तरह के बवंडर से वोटरों में थोड़ा दिग्भ्रमित होना ये जो है वो लाजमी दिख रहा है। अब प्रश्न उठता है कि महादेव बुके ऐप में पैसे देने या नहीं देने के मसले पर सच्चाई का पता कैसे लगे। इसके खिलाफ जो है वो ईडी जांच कर रही है और यहाँ जांच एजेंसियों का दामन पाक होना और निष्पक्ष होना नितांत आवश्यक। आम लोग यह अच्छी तरह समझते हैं कि सीबीआई और ईडी इस सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर काम करते और समय समय पे विपक्ष को अपने अधीन लाने के लिए इसका प्रयोग करते। आज हाल फिलहाल आप अजीत पवार का उदाहरण देख सकती हैं कि उन पर कितना करप्शन के मामले थे, परंतु जैसे ही उन्होंने बीजेपी की ओर रुख किया वैसे ही वे उनका सारा जो है वो दोष मिट गया, उप मुख्यमंत्री चले पद। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीबीआई को कहा है कि यह पिंजरे में बंद मालिक का तोता है। तो सीबीआई और ईडी भी झूठ की धुली हुई है नहीं। और कुछ ही दिन पहले राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के अधिकारियों को 15 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और ज्यादा दिन हुए नहीं जब सीबीआई ने 5 करोड़ रुपए के भुगतान के मामले में ईडी के एक सहायक निर्देशक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पिछले साल ही स्वयं सीबीआई ने अपने ही डिपार्टमेंट के 4 सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तो देखिए, जांच एजेंसियों को अपनी आंतरिक कमियों से भी निपटना होगा और राजनीतिक के लिए जो है वो चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे आपको। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लोग समझते हैं। आजकल लोगों को आप ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते और समाज पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज हमारे देश के युवा वर्ग जो है वो उनका भविष्य जो है वो रसातल में जा रहा है और ये सट्टेबाजी से होता क्या है, कोई मालामाल हो गया, कोई कंगाल हो गया। जो कंगाल हो गया वो जो है वो अपने पैसे की वापसी के लिए फिर वो अपराध की जगत में उतर जाते हैं। तो इससे जो है देश का अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है और युवा वर्ग जो है वो कम समय में कम मेहनत कर वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो धन कमाने की लालसा में जो है वो इस तरह के दलदल में फंसते जा रहे हैं। जी मैं रुक कर जी हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस पर जो है वो सख्ती से कदम उठाना चाहिए। ये राजनीतिक से ऊपर उठ करके, क्योंकि ये समाज से जुड़ा विषय है और ये सामाजिक बुराई है। आज तमिलनाडु ने जो है वो एक बहुत सख्त कानून बनाया है कि कोई भी इस तरह के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ 3 लाख रुपए और 10 साल की सजा मुकर्रर की गई है। और भारत सरकार ने बहुत पुराना नियम को अभी तक जो है वो घसीटते हुए ला रहा है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 अभी तक चल रहा है। तो हमारे युवा वर्ग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वह राजनीति से ऊपर उठ करके इस सामाजिक व्याधि को, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाए। जी प्रमोद स्वामी जी का मैं रुक कर लूँ। प्रमोद स्वामी जी, सवाल तो उठेंगे ही। एजेंसियाँ काफ़ी समय से जांच कर रही थी, विपक्ष तो सवाल करेगा ही क्योंकि एजेंसी काफ़ी समय से जांच कर रही थी, लेकिन अब उस पर बैन लगाया गया है और इस ऐप के ज़रिए दूसरे देश से पैसा आ रहा था, उसके बावजूद उस पर बैन नहीं हुआ, क्यों? ये सवाल तो उठेंगे ही। नहीं, देखिए, आज की चर्चा में कई बिंदु उठाए गए हैं। तो दो जो प्रतिनिधि है, आप पार्टी के प्रतिनिधि 2 जन बैठे हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से अशोक जी भी बैठे हुए हैं। इन्होंने भी चर्चा में कुछ बिंदुओं को उठाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आपकी पार्टी के जो 2 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और वो ईडी के ऊपर में सवाल खड़े कर रहे हैं, वो करेंगे। ईडी के ऊपर में सवाल खड़े इसलिए करेंगे कि ईडी ने आज मनीष सिसोदिया जी, उसके बाद में संजय सिंह जी
और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल ही में जो टिप्पणी की है 338 करोड़ के लेन देन की जो जांच चल रही है, उसमें कभी भी केजरीवाल जी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ये भी एक स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आम आदमी पार्टी का ईडी के विरुद्ध में बोलना अपने आप में स्वाभाविक बात है। और परविंदर सिंह जी जो हंस रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है लेकिन आज आप ही के नेतागण जो है वो ज्यादातर आज जेल में है। एक समय सत्येंद्र जैन जी जब जेल गए थे तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, स्वामी जी, और उसी सत्येंद्र जैन जी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो ये बयान तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं दिया है, सत्येंद्र जैन ने खुद ये बयान दिया है। तो जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसको आपने मंत्री बना के रखा हुआ था, तो ये कैसे दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, तो इनके नेताओं के बयान से ही स्पष्ट होता है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जिस अरविंद केजरीवाल जी ने एक समय में जंग लड़ी थी और जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे जी ने किया था, आज अन्ना हजारे भी इनके साथ में नहीं है। और अन्ना हजारे जी बहुत बार अरविंद केजरीवाल की नीतियों का अन्ना हजारे जी ने विरोध किया है। तो जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के हुआ था, आज वो पार्टी शराब नीति में शराब नीति जैसी लिक्विड पॉलिसी वो लेके आए। और दूसरी बात, अगर वो लिक्विड पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो फिर 10 महीने के अंदर में उस लिक्विड पॉलिसी को उन्होंने वापस क्यों लिया? 144 करोड़ जो है वो लाइसेंस फीस माफ कर दी। जो लिक्विड के जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनका कमीशन बढ़ा दिया गया। तो ये सारी बातें स्पष्ट रूप से जो है जो भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही है। और आज इनके मैक्सिमम जो नेता है वो जेल में है। तो जो जिस पार्टी के मैक्सिमम नेता जेल में है और जिनके मुख्यमंत्री भी कभी भी किसी भी समय जेल में जा सकते हैं, वो पार्टी अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अगर कोई बातें कहे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो इस बात का निर्णय जो देश की अदालत है वो करेगी। और देश की अदालत से बड़ी जो एक अदालत है वो अदालत है जनता की अदालत। जनता की अदालत और देश की अदालत, दोनों ही अदालतों पे हमें पूरा भरोसा है और हमें ये विश्वास है कि ये अदालतें जो जनता की अदालत और देश की अदालत है हैप्पी को कोई कुछ कहना चाह रही है विरुद्ध में आप आदमी पार्टी और बघेल जी के खिलाफ में अपना प्रत्युत्तर जो है वो समय आने पर निश्चित रूप से देंगे। जी प्रमोद स्वामी जी, गुरप्रीत सिंह जी की भी काउंटर ले लेते, वो क्या कहना चाहते वो भी सुन लेते। प्रमोद जी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, आज फिर देश में यही चल रहा है, ठीक है ना। और आपने देखिए कितनी सुंदर से मुद्दा को मोड़ दिया। यही है चरित्र भाजपाओं का, कभी भी मुद्दे की बात नहीं करनी, हमेशा मुद्दे के घुमा दो। मुद्दे को इन्होंने पूछा प्रश्न क्या, आपने उत्तर क्या दिया, अच्छा लगा हमें, क्योंकि आप तारीफ कर रहे हैं हमारी। जनता को पता है आम आदमी पार्टी क्या है, कहां से बनी है। आप लोगों ने ईडी का क्या हाल कर दिया। कन्विक्शन रेट कितना पता है आपको? कन्विक्शन रेट किसको बोलते हैं? जब केस फाइल होता है उसका खत्म होने तक कन्विक्शन रेट क्या ईडी की आज की रेट में 0.3। मतलब अगर 1000 केस रजिस्टर हुए ना ईडी में, 3 केस आज तक सॉल्व कर पाई ईडी लॉजिकली। इतना मिसयूज कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस तो मिसयूज करती थी, आप तो उसके जब परदादा निकले आप लोग। इतनी बुरी, इतनी अच्छी एजेंसी को आपने एकदम निकम्मा बना दिया है। जी प्रतिक्रिया ले लूं हैप्पी जी, कांग्रेस भी मिसयूज करती थी। मैं सिर्फ एक मिनट जी प्रमोद जी, आपको भी मौका मिलेगा। सिर्फ एक मिनट जी, एक लाइन बोलिए। हाँ बोलिए। कन्विक्शन रेट की जो बात परमजीत सिंह जी ने कही है, वो रेट इन्होंने पूरा रेट कैलकुलेट किया है, लेकिन 2014 के बाद जो कन्विक्शन रेट है वो 90% से ऊपर है। जरा अध्ययन कर लीजिए। आप भी ध्यान निकल लीजिएगा। हैप्पी जी का भी मैं रिएक्शन ले लूंगी, पहले एक ब्रेक ले लेती हूँ हैप्पी जी, उसके बाद आपके पास आती हूँ। आपका भी काउंटर ले लेती हूँ, ठीक है।
सट्टेबाजी पर सियासी घमासान क्यों? बात इसी पर हो रही है। हैप्पी गोगोई जी कुछ कहना चाह रही थी, काउंटर करना चाह रही थी। सीधे बढ़ते हैप्पी जी के पास। देखिए, सट्टेबाजी हम लोग भी सपोर्ट नहीं करते, वी नेवर सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए, देश का अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस मुद्दे पे हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्कशन और सोचना चाहिए था। तो आप देखिए, मैं 2-3 पॉइंट बोलूँगी। फॉर एग्जांपल, एक देखिए, अभी देश में 10.05% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। आप देखिए कितना, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था वहाँ पे युवा रोजगार कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 45% जो ग्रेजुएट है दे आर अनएम्प्लॉयड। उन लोग के लिए कुछ है ही नहीं जॉब करने के लिए। तो कभी कभी उन लोग को शायद लगता होगा कि शॉर्टकट ऑनलाइन गेमिंग से कर लेते, तो वो लोग भटक रहे। आई थिंक अगर ये एम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक अच्छा हो जाता, आई एम श्योर ये मतलब एक अच्छा रिवाज होता कि लोग वहाँ से ना भटके और मतलब आपका रोजगार में ध्यान दें। सेकेंडली, आप और देखिए, एक आरटीआई एक्टिविस्ट से आया है रिसेंटली, विद इन दिस 9 years आप देखिए बीजेपी भाजपा सरकार में 25 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ। ये कोई मजाक की बात नहीं है। आई थिंक ये सब बातें आजकल लोग डिस्कस नहीं करते, मीडिया उसको निकालेगी नहीं, लेकिन आई थिंक पीपल शुड नो 25 करोड़ लोन राइट ऑफ करना कोई मजाक नहीं है। 25 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ करना कोई मजाक नहीं है। अगर ये 25 लाख करोड़ अगर आज देश में रहते तो आई थिंक युवा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं होता। और आज हम लोग यहाँ पे मुद्दे पे हम लोग ये ऑनलाइन बैटिंग की बात नहीं कर रहे होते। वी वुड हैव बीन टॉकिंग समथिंग गुड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सिटीजन। अभी आप देखिए, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक देखा है, प्रधानमंत्री ने नया इसमें एक नोट हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने बोला है फॉर 5 years 80 करोड़ भारतीयों को वो लोग क्या करेंगे, फ्री चावल देंगे। क्या फ्री चावल देना ही आपका इंडिया में यही मुद्दा रह गया? फ्री चावल देने से ही आपको लगता है कि भारत बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत बढ़िया होगा? चावल तो लोग काम करके भी, थोड़ा कष्ट करके भी रोटी चावल निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? मतलब आप पढ़ाई में ध्यान मत दो, आप युवा रोजगार में ध्यान ना दो, आप किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट में आप ध्यान ना दो, आप बस फ्री चावल खिलाओ लोगों को और वो लोग रोज़ हमेशा लाइन पे लगे, चावल का बैग ले ले, 5 किलो ले ले, उसी में आप लोगों का खत्म। और आप लोगों का क्या है, भाजपा सरकार चलती रहे हर 5 years। ऐसे नहीं चलता। अभी अगर भाजपा सरकार को केंद्र सरकार चाहती तो क्या नहीं कर सकते? उनको वो लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हो या कहीं पे भी, एनी ऑफ द स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ के सीएम ने ये स्टेप नहीं लिया, क्या केंद्र सरकार चाहती तो वो स्टेप नहीं ले पाती? ऑब्वियसली वो स्टेप ले पाते। तो अगर इतना दिन से वो लोग क्या कर रहे थे, जस्ट बिकॉज इलेक्शन है, इलेक्शन के 2 दिन आगे आप बम डाल देंगे, आप बोलेंगे कि नहीं इन्होंने ये किया, तो ऐसे तो नहीं चलता। अब लोग क्या है, लोगों को पता चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। तो हम यही है, जो ये सियासी है, जो ये ईडी सीबीआई का जो ये आप लोग ये भाजपा सरकार जो गेम खेल रही है, ये सब बंद करना चाहिए और असली मुद्दों पे वो लोग उनको दे शुड पे मोर अटेंशन। लेकिन हैप्पी जी, अगर कोई स्कैम किया नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, तो ईडी का डर क्यों? जिस तरह आप हमें तो डर नहीं, ईडी सीबीआई को लेकर ही बार-बार घमासान चलता है। नहीं, किसी ने भी नहीं बोला, एक सेकंड के लिए भी नहीं, किसी ने भी नहीं बोला कि हमें डर है। हम ये है कि मिसयूज मत कीजिए। अगर ईडी सीबीआई, जैसे अब गुरप्रीत जी ने भी बोला है कि बैटिंग सिर्फ एक स्टेट में तो नहीं हो सकता, बैटिंग तो हर जगह हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, बैटिंग ऐप आपका गुजरात में भी हो सकता है, सबसे बड़ा बैटिंग हो सकता है। तो अगर आप, मैं यही बोल रही हूँ ना, मुद्दा यही है, सबसे ज्यादा बिजनेस भगोड़े तो आपका गुजरात से है। तो गुजरात से भगोड़े वालों के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? वहां पे केंद्र सरकार ने क्या किया? वहां पे कुछ नहीं किया, वहां पे उनको राइट ऑफ कर दिया और यहाँ पे बाकी लूटने के लिए, खींचने के लिए आम जनता जो भारत में है उन लोग से आप लेते रहो। तो बात यह है कि कोई अगर मतलब गलत कर रहा है तो ऑब्वियसली जांच होगा, उसके बाद वी आर प्रिपेयर्ड। बट ये जो खेल है ये सब मत खेलिए, जो मतलब इलेक्शन से पहले ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब सही बात नहीं है। बहुत टाइम आप लोगों के पास टाइम था, 9 साल 10 साल था काम करने के लिए। आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, अभी आपको 3 दिसंबर तक पता चल जाएगा। जी, अशोक राय जी का मैं रुक कर लूँ। अशोक राय जी, सट्टेबाजी को लेकर भारत में कोई सख्त कानून नहीं है। हेलो, हैप्पी गोगोई ने जो कहा, जी प्रमोद स्वामी जी, दे सकता हूँ? हाँ जी प्रमोद स्वामी जी कहिए। हाँ, हम भी चाहते हैं कि देश में जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन्होंने कहा कि आपने क्या किया, ये बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने कहा कि मेरे को बोलने का मौका मिला कि हमने क्या किया, जरा मैं इनको बताना चाहता हूँ। भारत की जो जीडीपी जो 2014 में 98 लाख करोड़ थी भारत की जीडीपी, वो आज बढ़कर के 159.7 लाख करोड़ जो है वो भारत की जीडीपी हो गई है। ये है बदलाव।
पर कैपिटा इनकम जो पहले थी 80,000 रुपए थी, वो आज 1,70,000 रुपए जो है पर कैपिटा इनकम हो रहा है, जीडीपी हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी भिखमंगे क्यों हो रहे हैं? लोग रास्ते पे भी क्यों चल के जा रहे हैं? लोगों को पास खाने के लिए क्यों पैसा नहीं हो रहा है? लोग दर दर भटक क्यों रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? तो अभी आप देखिए असम में भी देखिए कितना लूटमार हो रहा है। पहले लूटमार होता था, पहले तो ये तो आंकड़े हैं, ये तो आंकड़े हैं प्रमोद जी, ये आंकड़े तो बोलते रहेंगे। और जब हम डेवलपमेंट के आंकड़े आपको दे रहे हैं तो आप बीच में टोका टोकी कर रहे हैं। नहीं, वही आप तो आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़े जीडीपी किसका है? जीडीपी किसने? अभी अदानी ने भी बहुत अच्छा सक्सेस कर लिया, तो आपका जीडीपी का तो आंकड़ा आ ही गया अच्छा सा आंकड़ा आ गया। 2 आदमी ने आंकड़ा बढ़ा दिया है, अदानी और अंबानी ने आंकड़ा बढ़ा दिया है। बाकी लोग कहाँ गए ये बताइए प्रमोद जी? अगर इतना अच्छा होता दर दर की ठोकरें नहीं खाते लोग। मेरे को बोलने दीजिए, इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। हाँ, तो एम्स जो थे 2014 में भारत में 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हो चुके हैं। एयरपोर्ट 2014 में भारत में 74 एयरपोर्ट थे, आज 148 एयरपोर्ट है। मेगा फूड पार्क 2014 में सिर्फ 2 थे, आज 23 है। यूनिवर्सिटी 2014 में 713 थी, आज 1113 है। मेडिकल कॉलेज 2014 में 700 थे, आज 1113 है। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो 2014 में 10% से ऊपर था, आज 6 या 7% करीब आज इन्फ्लेशन रेट है। तो ये सारे जो विकास की जो गाथा है, ये सारे आंकड़े बोल रहे हैं, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो निश्चित रूप से चुनाव विकास के ऊपर में होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो बेनिफिशियरी प्रमोद जी, ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े हो ही रहा है, लेकिन लूटमार भी बहुत हो रहा है, रेप भी हो रहा है। नंबर 1 स्टेट में आ गई है अभी असम, ठीक है। अदानी ने एयरपोर्ट बहुत बना लिया, लेकिन बात नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाना चाहिए था। आपने जब बोला कि आंकड़ा अच्छा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना चाहिए था। एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा नहीं है, तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट कहाँ गई? ये जॉब पिछड़ रही है, नहीं बात बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आंकड़े के लिए बोल रहे हैं, आंकड़े तो कुछ भी बोलेंगे। आपका मैं सम्मान करता हूँ, आप भी अपनी मर्यादा में रहिए। आप मर्यादा क्यों क्रॉस कर रही है अपनी? जी प्रमोद स्वामी, मर्यादा वाला क्या बात है? मर्यादा वाला बात कि आप बोल रहे हैं, मैं उसमें बोल रही हूँ, इसमें मर्यादा वाला बात ठीक है। प्रमोद स्वामी तो आप लोग भी देखते हैं, आप कैसे चिल्लाते हैं, इसमें मर्यादा वाला बात नहीं है। आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो आप ही रहते हैं। प्रमोद स्वामी जी ठीक है, हैप्पी जी ठीक है। गुरप्रीत सिंह जी कुछ कह रहे हैं, वो भी काउंटर करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा ये महिला है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, ये उसका अनड्यू एडवांटेज ले रही है। इनके बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में भी ऐसा नहीं है प्रमोद स्वामी जी, ऐसा नहीं है। जब दूसरी बात इन्होंने बेनिफिशियरी स्कीम की बात उठाई, मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि बेनिफिशियरी स्कीम जो है वो एक दायरे में होनी चाहिए। और लेकिन आज देश में एक परंपरा चल रही है, क्या अरविंद केजरीवाल जी वहां फ्री पानी फ्री बिजली की स्कीमें वहां नहीं दे रहे हैं? जी ठीक है प्रमोद स्वामी जी, आपने कह दिया, मैं रिएक्शन दे रहे हैं लोगों को। मैं बीच में आप, अरे आप क्या कर रही हैं? आपको कोई मतलब डिबेट का एक मर्यादा रखिए ना, क्या है इतना टुकड़ा? ठीक है प्रमोद स्वामी जी, गुरप्रीत सिंह कुछ कहना चाहते हैं, उनको तो कहने दीजिए जी। इसका मतलब आप डिबेट में हार मान लीजिए, आपको जवाब देता हूं। नहीं है हर एक बात में आपकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से होती है, आप जवाब दीजिए, खत्म अरविंद केजरीवाल पे आती है। कंप्लीट कर लो, आप जवाब दीजिएगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। आप बोलो, आधा घंटा आराम से आप ही लोग बोलिएगा, मैं नहीं बोलता किसी के बीच में, मेरी वो आदत नहीं है। मैं तैयारी करके आता हूँ और अपनी बात को अपने तरीके से रखता हूँ। मैं डिबेट में बदतमीजी नहीं करता, और ये बदतमीजी करना हम आपकी पार्टी का कल्चर है, मैं उस कल्चर का आदमी नहीं हूँ। यही कर रहे हैं आप, सारी डिबेट देख लीजिए, कौन बीच में टोका टिप्पी कर रहा है? मैंने एक शब्द भी नहीं बोला आपके बीच में, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं बोलते ये क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? अपनी बात रखिए। बेनिफिशियरी स्कीम जो है 80 करोड़ लोगों को हम फ्री फ्रूट दे रहे हैं, क्योंकि आज वो देश की आवश्यकता है। अगर वो गलत है तो आप उसको बोलिए ना अपने चीफ मिनिस्टर को, या आपके जो एमपी जो लोकसभा राज्यसभा में जो आपके एमपी है, कि हम इसके 80 करोड़ जो लोगों को आप फ्री फूड दे रहे हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। हम जो अरुणोदय दे रहे हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। तो आप इस तरह के आप अपने विचार रखिए, आप स्वतंत्र है। इसके ऊपर में देश में एक स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए, और अगर वैसी कोई डिबेट होती है तो उस डिबेट का हम स्वागत करते हैं। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी गुरप्रीत सिंह जी, कभी टाइम मिले ना प्रमोद जी, आप हमें बुलाइएगा चाय में, मैं आपको समझाऊंगा। एक कहानी सुनाऊंगा आपको, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, राजा की कहानी, और एक है चौथी पास राजा की कहानी, ठीक है ना?
ये जो राजा थे ना, मैं आपको अलग से सुनाऊंगा। आज के डेट में क्या हो रहा है, सरकार सिर्फ काम कर रही है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का ऊपर आ गया, मतलब सबसे नीचे आ गया। मतलब कुछ हमारे जो गरीब मतलब नज़दीक के कंट्री हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उससे भी हमारी हालत आज के डेट में कुछ अच्छी नहीं है। कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो जनता है एज अ होल वो बेरोजगार है, काम के लिए तरस रही है। और आप लोग मुद्दे की बात कभी नहीं करते, हमेशा मुद्दे को हटा के बात करेंगे। आप इंडिविजुअल आपकी कहानी शुरू होती है अरविंद केजरीवाल से, ख़त्म होती है अरविंद केजरीवाल से। आप क्या करेंगे, फ्यूचर क्या करेगा, आपके प्लान्स क्या है, देश को कहाँ लेके जाएंगे? हमारा प्रयास मैं आपको बताता हूँ। हमारा प्लान है, आम आदमी पार्टी का है, वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना देश, हमारे देश को। ये हमारा टारगेट है, अरविंद जी का टारगेट है। उनका सपना है कि पृथ्वी में सबसे पहला राष्ट्र, फर्स्ट राष्ट्र होना चाहिए इंडिया, हर एक मामले में। क्या कमी है? यूएस में जाइए आप, डॉक्टर किसके? इंडियन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट कहाँ के हैं? इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं नासा में। कहीं चले जाइए आप, इंजीनियर्स कहाँ के काम कर रहे हैं? इंडिया के। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? हमारे बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, उनका उस देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सरकार में। हमारी सरकार जो गवर्नेंस है ना, हमारी गवर्नमेंट, उसमें कमी है हमारी, उनकी नीयत में कमी है, नीयत में खोट है जी सरकार की। ठीक है, मैं अशोक राय जी से भी बात करूंगी इस मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन पहले एक ब्रेक पे चलते हैं। मैं सीधा रुख करूंगी अशोक राय जी का। अशोक राय जी, सट्टेबाजी को लेकर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि सट्टेबाजी को लेकर चूंकि भारत में कोई कानून नहीं है, जो भी है वो राज्य का विषय बताया जाता है और राज्य में लागू भी किए जा सकते हैं। जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या लगता है कि ऐसे कोई सख्त कानून बनने चाहिए? क्या आप सुझाव देना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सट्टेबाजी या समाज की भयंकर बीमारी, और इससे कई परिवार गुजर गए, कई परिवार सड़क पे आ गए, और इसका शीघ्र इलाज होना नितांत आवश्यक है। यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। ठीक है, राज्य अपने अपने तरीके से जो है वो कानून बनाती है, इसे लागू भी करती है, परंतु केंद्रीय स्तर पर जो है एक सख्त कानून का होना बहुत जरूरी है। और केवल कानून बना देने से ही नहीं होगा, इसमें जो है लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों की जन भागीदारी होना भी बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लोग, बहुत दुख होता है यह जानकर कि 2020 क्रिकेट का मैच होता है या IPL होता है या अभी फिलहाल वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें वे लोग सरेआम खेलते हैं, पुलिस के आंखों में धूल झोंक करके वे सट्टेबाजी करते हैं। कई लोग तो कंगाल हो गए। इसमें माता पिता अभिभावक की भी भूमिका होनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर पैनी निगाह रखने। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अगर कोई परिवार में कोई सदस्य सट्टेबाजी में लिप्त पाया जाता है तो उस परिवार को आगे आकर के उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और साथ ही में एक ही स्वर में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े संस्थानों में, चाहे सरकारी हो बेसरकारी हो, उसमें सभी लोग तो नहीं, परंतु कुछ लोग जो है वो करप्ट होते हैं, जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। तो कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं जो पैसे के लालच में ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं। तो यह लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर उठ करके देश को जो है एक स्वच्छ प्रशासन दे, और सट्टेबाजी में जो भी लिप्त पाया जाए उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अभी भी देश जो है वो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1857 जो है उसी एक्ट के अनुसार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास दूसरा कोई कानून है नहीं। मैं तो कानून विशेषज्ञ नहीं हूँ, परंतु मेरी जानकारी में इस तरह की कोई सख्त कानून नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि सट्टेबाजी जो है वो जानती है इस तरह का जो है पूरे देश में जो है प्रचलन अभी बढ़ गया है, तो इस पर जल्द से जल्द इसे रोक लगाने के लिए तत्काल उपाय करते हैं।
जी, हैप्पी गोगोई जी, कल चुनाव है छत्तीसगढ़ में और 5 राज्यों में चुनाव, जिस तरह से कल मिजोरम में भी चुनाव है। हालांकि मिजोरम की बात मैं नहीं कर रही, छत्तीसगढ़ विशेषकर से, क्योंकि मोबाइल जो ऐप की बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और अगर हम हाल के ओपिनियन पोल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती उन्होंने दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अब लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा जो ये कार्रवाई किया है उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति कुछ डावाडोल होगी। क्या लगता है आपको, क्या जीत पाएंगे? मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं लगता। इनफैक्ट सिर्फ छत्तीसगढ़ ही क्यों, सारे जितने 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स में हम लोग आएंगे एंड इट्स अ ओपन चैलेंज टू द बीजेपी दैट वी आर गोइंग टू विन एंड वी आर गोइंग टू क्लेम ऑन ऑल द स्टेट्स। अब जैसे मैंने बोला, छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स का दावेदार है, अब मिजोरम में 40 सीट्स, मध्य प्रदेश में 230 सीट्स, राजस्थान में 200 सीट्स एंड तेलंगाना में 119 सीट्स। तो जैसे मैंने बोला, कुल मिला के 16.14 करोड़ वोटर्स है एंड ऑलमोस्ट 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन है, जो आई होप अच्छी तरह से चले। एंड हम ये दावा नहीं, वी आर वेरी श्योर कि हम लोग जीतेंगे। और मैं जैसे बोला कि अगर कोई दोषी पाया जाता है, ऑब्वियसली उसका तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर दोषी पाते हैं तो ऑब्वियसली विल बी कन्विक्टेड। बट मुझे लगता नहीं है, ये एक बस राजनीति है। अब इसको ज़्यादा, मुद्दे को ज़्यादा चलाया जा रहा है कि आपका इलेक्शन है इसलिए। बट आई डोंट थिंक इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा क्लिपिंग भी देखेंगे, आप देखेंगे राहुल गांधी के लिए लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, रात को भी या इवनिंग को भी लोग कैसे आ रहे हैं, मतलब घर बार सब छोड़ के, एवरी यूथ, एवरी यंग लेडीज, वुमेन, मैन, सारे सब रास्ते में आ गए टू सपोर्ट। तो वी आर वेरी श्योर कि हम लोग छत्तीसगढ़ में छप्पर फाड़ के जीतेंगे। एंड बाय एज आई सेड कि दिसंबर 3 को आप लोग को पता चल जाएगा और दिसंबर 3 में हम लोग लड्डू खिलाने के लिए आ जाएंगे। जी, प्रमोद स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हैप्पी गोगोई जी ने काफ़ी बातें कही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी इन्होंने बहुत सी बातें कही। बड़ा हास्यास्पद लगता है उस पार्टी के नेताओं के मुंह से ये सुनना भ्रष्टाचार के विरुद्ध में भाषण सुनना, जिन पार्टी के अध्यक्ष और उनके एक बड़े नेता सोनिया जी और राहुल जी दोनों खुद जब नेशनल हेराल्ड केस में आज जमानत पर है, जिस पार्टी के नेता बेल पर है, वो पार्टी अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अगर बातें करती है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद मेरे ख्याल से और कोई बात हो नहीं सकती। पहली बात। तो दूसरी बात, ये देश की जो जनता है ये बड़ी समझदार है, ये अपना निर्णय चुनाव के समय में लेगी। लेकिन 2019 का चुनाव राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक मुद्दे पे लड़ा था। वो मुद्दा उनका था कि चौकीदार चोर है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जब ये केस गया तो वहां राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। और 2019 में देश की अदालत ने भी मोदी जी को क्लीन चिट दी और देश की जनता ने भी मोदी जी को क्लीन चिट दी और 300 से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार जो है बनाई। मैं अभी भी एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें देश की अदालत पे भी भरोसा है और जनता की अदालत पे भी भरोसा है। कांग्रेस पार्टी को ये चिंतन करना चाहिए कि जो एक समय सबसे बड़ी पार्टी थी, वो पार्टी पिछले 2 चुनावों में 2014 और 19 के चुनाव में मात्र 50 सीटों के लगभग सिमट के रह गई है। इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है। उसके बाद में भी उसके नेता इस पार्टी के नेतागण आकर करके टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं उन बातों का कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं समझता। इनको जो उत्तर है देश की जनता, ठीक है प्रमोद स्वामी जी, मैं एक सेकंड जवाब देना चाहेंगे हैप्पी गोगोई जी। प्रमोद स्वामी जी, प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी, आपके लिए भी बेस्ट विशेस है सारे इलेक्शंस के लिए। बट एट द सेम टाइम ये भी मत भूलिए, आपने जैसे बोला राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए, आप प्लीज़ ये भी मत भूलिए अजित पवार के स्टोरी भी मत भूलिए, येदियुरप्पा का स्टोरी भी मत भूलिए, सबसे इंपॉर्टेंट हेमंत बिस्व शर्मा का भी स्टोरी बिल्कुल मत भूलिए, शुभेंदु अधिकारी, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, इन लोग का भी नाम मत भूलिएगा कि कैसे आया, क्या किया। अभी ये लोग सब बीजेपी के मेन सीएम है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के सारे लीडर्स, अच्छे लीडर्स हैं। तो प्लीज मत भूलिएगा। और जहां आपने बोला कि आप लोग को बड़ी हंसी आती है, हंसी तो हमें आती है कि कोई नेता कांग्रेस से सीख के आपका बीजेपी में गया और उनको लगता है कि वो नेता बन गया। तो यही बात है कि आप हंस रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन बाकी मैं बेस्ट विशेष आपके लिए भी है। तो आप देख जाएंगे 3 दिसंबर को आपको दिखाई देगा
बताइएगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे हमने बोला, इट्स एन ओपन चैलेंज टू यू, इट्स एन ओपन चैलेंज कि क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ पता चल जाएगा। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा किस केस पे जमानत पे हैं, बताइए जरा, आपके पास है जवाब इस बात का? जी प्रमोद स्वामी जी, मुद्दा कुछ और है, मुद्दा इस वक्त कुछ और है। मैं रुक कर लूँ आप जो प्रवक्ता हैं गुरप्रीत सिंह जी का। गुरप्रीत सिंह जी बार बार कह रहे हैं ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो विपक्ष की सरकार जहाँ जहाँ चले, आप लोग बार बार कहते हैं कि जहाँ विपक्ष की सरकार चले वहाँ ईडी सीबीआई पहुँच जाती है, लेकिन कई उदाहरण है, बिहार में नीतीश सरकार है, वहाँ तो नहीं हो रही कार्रवाई। देखिए वही एक कार्रवाई डायरेक्टली नहीं हुई है, अभी करेंगे लोग, चिंता मत कीजिए। वहाँ अभी वहाँ पे इलेक्शंस नहीं है। बिहार में जब इलेक्शंस आएंगे उसके पहले ईडी पहुँच जाएगी, सीबीआई भी पहुँच जाएगी, ईडी भी पहुँच जाएगी। हाँ, मैं क्या ऐसा लगता है हमें भारत के जितने राज्य हैं, ईडी सीबीआई वहीं पे रेड मारती है जहाँ पे ओपोजिशन हो, और बाकी जो जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वो तो राम राज्य है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, वहाँ कुछ चल ही नहीं रहा है, वहाँ सब कुछ एकदम कानून के मुताबिक चल रहा है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार की कोई नाम ही नहीं है वहाँ पे। ये बात अलग है कि सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं बीजेपी के काउंसलर के घर से। इतने नोट एक घर में मिल जाए मजाक नहीं है। 250 करोड़ रुपए के आसपास एक बीजेपी के काउंसलर के घर से बेंगलोर में मिलते हैं फॉर तेलंगाना इलेक्शंस। ये कौन सी बात करते हैं ईडी की? ईडी के धमकाते हैं हम लोग। क्या हुआ उसके बाद? वो न्यूज़ छुपा देती जाती है, कोई मुद्दा ही नहीं है न्यूज़। कहाँ जहाँ बीजेपी का कहीं पे कोई आदमी का नाम आ गया वो न्यूज़ ख़त्म, वो मीडिया हाउस ही ख़त्म। आज के डेट में तो सब मीडिया हाउस सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पता ही है आपको सबको। जी ठीक है, अशोक राय जी का मैं रुक कर लूँ। भ्रष्टाचार की बात जब निकली है, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं भ्रष्टाचार को उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया है, और यह भी एक बड़ी वजह है। जी अशोक राय जी, बिल्कुल सही बात है कि लोग जो है वो अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो सभी डिपार्टमेंट में जो है वो कोड में खाद की तरह हो गई है। अब कहाँ कहाँ सरकार प्रयास कर रही है, वास्तव में भी देखते हैं हम लोग अखबार में कि बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो है वो आए दिन हाथ उठा के पकड़े जाते हैं। तो क्या रियल में ये करप्शन खत्म हो गया है? ही नहीं। अब किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको बिना पैसे दिए हुए, रिश्वत दिए हुए काम ही नहीं होता। और ये केवल असम की बात नहीं, पूरे देश में, पूरे देश की जनता को भी अपना मनोभाव बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जनता को तो बदलना पड़ेगा। जनता निरुपाय है, जनता करे तो क्या करे? बिना पैसे दिए हुए काम नहीं। सरकार ने एक सिस्टम आपको लागू कर दिया ऑनलाइन के जरिए, EODB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हम लोग तो भुक्तभोगी है ना। आपका जो है वो सब कुछ, सब सारा डॉक्यूमेंट्स आप ओके करके दीजिए ऑनलाइन में, फिर भी आपको इसके अगेंस्ट में क्वेरी पे क्वेरी आपको भेजते रहेंगे और आपका फाइल मूव नहीं हुआ। जब तक आप वहां जा करके हाथ गर्म नहीं करते हैं तब तक जो है वो काम नहीं होता। दूसरी बात मैं कहूंगा, सीबीआई और ईडी यह जो है ये स्वायत्त शासी संस्था है और इसे अपने चरित्र को बरकरार रखना। जी ठीक है अशोक राय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं प्रमोद स्वामी जी से ले लूं और उसके बाद शो का समय समाप्त हो चुका है। प्रमोद स्वामी जी एक लाइन में कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल अशोक जी ने जो बात कही भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए एक लंबी प्लानिंग की आवश्यकता है। और 60-70 साल जो पार्टी भ्रष्टाचार में रही, हमारे कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रही, उस पार्टी के नेता राजीव गांधी जी ने एक समय कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं लेकिन जनता के पास में सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। बड़ी ईमानदारी से दिया हुआ एक बयान, एक राजनेता के द्वारा उस समय दिया हुआ बयान, उसको मैं मानता हूं। लेकिन उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। मोदी जी जब सत्ता में आए तो हम डीबीटी लेके आए। आज हम ठीक है प्रमोद स्वामी जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया गुरप्रीत सिंह जी से। पूरा 1 रुपया प्रमोद स्वामी जी पास पहुंचता है। समझ गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। जी प्रमोद स्वामी जी, ये है नेतृत्व और ये है बदलाव, ये है गुरप्रीत सिंह जी से एक लाइन में। आज 75 साल हो गए देश के आज़ाद हुए। ये देश का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे देश में। कानून व्यवस्था, लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल, इज सिलेक्टिव लॉ। अगर आप कोई नेता के क्लोज है, कोई नज़दीक के हैं, तो आपके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी
जो एक आम जनता के ऊपर होगी। तो हम चाहते हैं कि अपनी पार्टी लाइनों के उठ के रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया जाए हमारे भारत देश में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी का हमारे समाज पर हमेशा से ही एक बुरा असर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह बड़ा एक्शन काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल यही है कि सट्टे से सत्ता तक पहुंचने की राजनीति तो इस पर काम नहीं करे। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।